यस मैम। ओके, चलें लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले जो है वो कुछ छोटी मोटी असाइनमेंट, क्विजेज और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में, उसके बाद जो है थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू कवर दीज टॉपिक्स: लीनियर सबस्पेसेस, लीनियर कॉम्बिनेशन एंड स्पैन, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन एंड 4 डायमेंशनल सबस्पेसेस। अच्छा, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली लीनियर अलजेब्रा में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। जिस तरह शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि इन दिस कोर्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश, इससे पहले जो आप वेक्टर्स की बात करते थे तो उसके जो भी एलिमेंट्स होते थे दे यूज्ड टू बी नंबर्स, एंड देन जो हमारे पास वेक्टर स्पेस का कॉन्सेप्ट अगर हम लें पिछले नॉलेज के हिसाब से, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर्स क्योंकि नंबर्स की फॉर्म में, तो जो स्पेस बन रही है उन वेक्टर्स से, इसका मतलब है वो भी सारे न्यूमेरिक जो वैल्यूज से बन रही है, विच कैन बी रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग जिसके नंबर के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी बेसिकली वेक्टर्स तो हमारे नंबर से ही रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, बट those numbers can be from signals or in the form of matrices or anything like this। और जब आप उन वेक्टर्स को लेके कंबाइन करेंगे तो फिर अगेन हमारे पास जो भी मैट्रिक्स बन रहा होगा उसको हम वेक्टर स्पेस कह सकते हैं। सो द ओनली थिंग जो कि इस कोर्स को थोड़ा डिफर करेगा पुराने, अगर आपने कोई पढ़ा हुआ है जस्ट एज अ मैथमेटिक के कोर्स के हिसाब से पढ़ा है, वो ये है कि फॉर दिस कोर्स और नॉट ओनली फॉर दिस कोर्स, आप आगे जाके देखेंगे कि जो सिग्नल प्रोसेसिंग है एडवांस, उसके हिसाब से योर वेक्टर इज एक्चुअली, वेक्टर स्पेस इज एक्चुअली द सिग्नल स्पेस। सो इट मीन्स कि अगर हम वेक्टर स्पेसिस को पढ़ रहे हैं तो वी आर एक्चुअली स्टडिंग द सिग्नल्स, या इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि हमारा काम यहाँ तक है कि हमारे पास जो सिग्नल्स हैं हम समहाउ उनको वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और उन वेक्टर्स को एज अ वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंट कर दें, एंड देन वट एवर नॉलेज वी हैव अबाउट द वेक्टर स्पेस, जो चीज़ भी हम वेक्टर स्पेस पे अप्लाई कर सकते हैं वो हम उन सिग्नल पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा का नॉलेज इज स्टिल द सेम। यहाँ पर अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ या लीनियर इंडिपेंडेंस की बात कर रही हूँ या बेसिस की बात कर रही हूँ, तो ये तमाम चीज़ें उससे डिफरेंट नहीं है जो कॉन्सेप्ट आप पीछे से लेके आ रहे हैं। सिर्फ ये है कि किस चीज़ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम वट एवर यू हैव बीन डूइंग बिफोर दिस कोर्स। मे बी हो सकता है आपने आप में से किसी ने जो है उसको इसी एंगल से पढ़ा हुआ हो, लेकिन ये कि आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने इस एंगल से पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आपकी क्लास में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं कि कोर्स डिफ़िकल्ट है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। आपको जो बेसिक मैंने लीनियर अलजेब्रा की बुक दी है कॉन्सेप्ट्स के लिए, दैट बुक इज़ वेरी गुड, क्योंकि उसमें आपने वही चीज़ें हैं जो कि आपने पहले भी लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी हुई हैं। और जो बुक यहाँ पर है, आई एग्री कि जो हमारी टेक्स्ट बुक है दैट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, लेकिन ये कि उसमें से चीज़ें हम सारी कवर नहीं करेंगे, और जो हम कवर करेंगे दैट इज़ नॉट द पार्ट जो कि इतना मुश्किल होगा इस अंडरस्टैंड करना। फिलहाल जो चीज़ें मैं कवर कर रही हूँ ये आपके चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अनाउंसमेंट में जो है सबसे पहले तो ये कि आप लोगों के प्रोजेक्ट जो है उसको मैंने वो कर दिया है। एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिएगा। मैम को 2 पेपर नहीं लिखे जाते, 1 पेपर कर दें। 2 पेपर्स लिख रहे हैं या 1 पेपर? 2 क्यों लिख रहे हैं? 2 कहे हैं मैम। सॉरी, नहीं 2 पेपर्स नहीं कहे, सॉरी। पेपर आपने एक ही लिखना है। मैंने ये कहा है कि 2 तरह की इम्प्लीमेंटेशंस आप लोगों कर सकते हैं, 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2 पेपर्स लेके उनको इम्प्लीमेंट करके उनका कंपैरिजन जो है वो उस पेपर में लिखेंगे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ही पेपर को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन फिर आप उसमें से कोई एक पोर्शन ऐड भी करें उसमें समहाउ। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर आपका पेपर आपने उठाया है विच इज जस्ट टू रिमूव नॉइस फ्रॉम एन इमेज, तो आप जो है उसमें अगर उन्होंने 2 तरीके दिए हुए तो मे बी आप ऐड करके उसमें 2 तरीके अपनी कोई और अपनी तरफ से ऐड करें और फिर पेपर लिखें। तो अगर एक पेपर आपका ग्रुप इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उस केस में यू नीड टू कम अप विद सम एक्सटेंशन ऑफ दैट पेपर, जो भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और मुझे आप स्पेसिफिकली बताएंगे कि व्हाट इज द एक्सटेंशन दैट यू आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। इट डजंट हैव टू बी समथिंग न्यू।
मैं आप लोगों को इस कोर्स में ये नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप पब्लिशेबल पेपर लिख लें, ठीक है, तो लिख लें तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अप टू यू, लेकिन ये कि मैं तो रिप्रोड्यूस करवाना चाह रही हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को लेके जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये कि अगर आप ये आपके जहन में ये है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते कि हम एक्सटेंशन कर सकें, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि जो पेपर मैंने जिस तरह मैंने पेपर दिए हुए उनमें आपको 2 पेपर फर्ज करने ऐसे मिल जाते हैं कि दोनों ने एसवीडी लगाई हुई है इमेजेस के ऊपर, आप उन दोनों को उठाएं, दोनों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट नहीं मिलेगी, लेकिन ये कि यू विल जस्ट आइडेंटिफाई कि अच्छा इन दोनों की सिमिलैरिटीज क्या आती हैं और इन दोनों के डिफरेंसेस क्या आते हैं, तो ये जो चीज मैंने उसमें लिखी है उसका मतलब ये बनता है 2 पेपर्स लिखना, आपने एंड में एक ही पेपर है हर ग्रुप में, लेकिन या तो 2 का कंपैरिजन करके लिखना है, इम्प्लीमेंटेशन एंड रिजल्ट्स का कंपैरिजन, और या फिर ये कि एक ही पेपर लेके और उसको इम्प्लीमेंट करके और उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन करके उसके ऊपर आपने पेपर लिखना है, ठीक है, और पेपर का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको कहा है कि इट कैन बी IEEE का जो है वो कॉन्फ्रेंस पेपर का है या जर्नल, दोनों में डिफरेंस जो है मेनली वो ये होता है कि आपके पास नंबर ऑफ पेजेस डिफरेंट होते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस पेपर में जो है वो 4 होते हैं, उसमें 6 हो जाते हैं, तो अगर आपका लंबा बन रहा है तो यू कैन गो टू वो पेपर ऑल्सो, जर्नल पेपर भी ऑल्सो। तो कोई और क्वेश्चन है अगर इससे मुतालिक तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ज़ाहिर है मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये कि ईमेल्स करके पूछें तो दैट इज़ बेटर, क्योंकि व्हाट्सएप की अक्सर चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं, ठीक है, तो ये कि व्हाट्सएप पे बहुत कुछ आ रहा होता है तो आई टेंड टू मिस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैम एक क्वेश्चन था इससे जी रिलेटेड। जी जी जरूर। मैम अभी हमने कोर्सेज अभी स्टार्ट किए हैं जो एडवांस कोर्सेज हैं, अभी हमने जी जी पहले सारे जी बैचलर लेवल कोर्सेज पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो जब हम मैम अभी पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ समझ ही नहीं आती, मतलब पेपर बहुत हाई लेवल का लिखा होता है, मतलब उसमें आपको पता है मैम कि उन्होंने फाइनल रिजल्ट्स ही शो किए होते हैं, ओके तो मैम ओके हमें कुछ समझ ही नहीं लगता कि मैं हम स्टार्ट किधर से करें। मैं आपकी इस बात का जवाब देती हूँ, दिस इज द 3rd टाइम जब मैं यही पेपर इम्प्लीमेंट करवा रही हूँ, ठीक है, और अगर देखें तो इसलिए मैं ये तो नहीं मान सकती कि आप लोग को बिल्कुल ही समझ में नहीं आते, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपसे पहले और इसी सीक्वेंस में मैं करवाती रही हूँ कि पहले भी स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर पढ़ते हैं, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू कि आपको अभी से सब कुछ समझ में आ जाए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि पहली बात तो ये कि वैसे तो खैर इस कोर्स में आई शुड एक्सपेक्ट यू दैट ऑल्सो, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी बताई ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है जिनके ऊपर वो बेस कर रहा है, अगर आपका पेपर SVD है, अगर आपका पेपर डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, अगर आपका पेपर PC पे, मतलब ये सारे पेपर्स मैंने निकाले हुए वही हैं जो कि उन एल्गोरिदम्स पे बेस कर रहे हैं जो कि इन बेसिक नॉलेजेस के ऊपर हैं, ठीक है, आपको अगर नहीं पता तो यू कैन रीड देम, ठीक है, लेकिन ये कि ये वाला जो एक्सक्यूज है ये मैं इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि पिछले 2 सेमेस्टर से यही पेपर लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो इसी तरह से होता है कि शुरू में यू जस्ट नीड टू टेल कि आप क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कंक्लूजन पढ़ के समझ में आ रहा है कि क्या करवाया जा रहा है पेपर में, तो यू कैन जस्ट टेल कि हाँ जी हम ये करेंगे, आपके पास जो है अभी तकरीबन पहला साइनॉप्सिस जो है उसके लिए मेरा ख्याल है 3-4 हफ्ते तो मैंने दिए हुए हैं, उसमें जो है यू कैन रीड द पेपर एंड यू कैन टेक आउट द फुल द होल पिक्चर ऑफ द पेपर कि अच्छा वो कर क्या रहा है, ठीक है, एंड देन आप इम्प्लीमेंट करने के लिए तो आपके पास पूरा का पूरा सेमेस्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो है ना ट्राई, आई एग्री कि आसान नहीं होगा, लेकिन दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू, और ये मकसद जो है वो हम लोगों को ये सारा कुछ करने का यही होता है पहले, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी बोरिंग कोर्स फॉर यू इन द सेंस कि सिर्फ मैथ है जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उसी के क्वेश्चन आप करके चले जाएंगे, यू विल नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट, जो कि पर्पस हमारा ये है कि इसको थोड़ा सा रिलेट किया जाए उन चीज़ों के साथ जो कि रियल लाइफ में हो रही हैं। आप जितने भी मेरे पेपर्स देखेंगे दे आर आइदर ऑन इमेजेस और स्पीचेस, तो जो कि ऐसा सिग्नल है जो कि मुझे पता है कि उससे आप सब फेमिलियर हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक सिग्नल और नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज मेरा काम जो अपना है वो बहुत स्पेसिफिक सिग्नल्स पर है, आई कुड हैव गिवन सब रडार सिग्नल और समथिंग लाइक दिस, लेकिन मैंने सिर्फ सिंपल पेपर्स ढूंढे हुए कि आपको समझ में आए कि अच्छा वो इमेजेस में से अगर नॉइस का कर रहे हैं रिमूव करने का तो व्हाट डज इट मीन, लेकिन जो एल्गोरिदम से अगर नहीं समझ आ रहा तो यू नीड टू डू सम एफर्ट, बेसिस उसकी कहीं ना कहीं आके मिलेगी आपकी लीनियर अलजेब्रा से, ठीक है, लेकिन यू नीड टू डू इट, मतलब मैं ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा और एंड में जाके हम कुछ करेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, ठीक है, और यू नीड टू डू एफर्ट, ओके जी। और मैम इसकी डेडलाइन जो है 4 अक्टूबर है, कौन सी डेट क्या है मैम सबमिट करने? आप देख लीजिए कि मैंने डिफरेंट डिलीवरेबल्स की डिफरेंट डेडलाइंस दी हुई हैं,
ठीक है, तो वो उसमें मौजूद है, आप ध्यान से पढ़ लीजिए और कोई अगर है इशू तो आप मुझे ईमेल करके पूछ लीजिए। जी मैं पूछ सकती हूँ क्वेश्चन? जी, अगर आपका ना प्रोजेक्ट से रेलेवेंट हो तो प्लीज आप लोग सारे ना अलग अलग, अगर तो कोई कॉमन क्वेश्चन है इस तरह का कि जिस तरह समझ में नहीं आ रहा, अगर अपने प्रोजेक्ट का है तो वो फिर ईमेल करके पूछेगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है? ओके जी, और इसके अलावा मास डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज किया है। प्रोजेक्ट की वेटेज बहुत ज्यादा है, मैं आपको शुरू से बता रही हूँ। टुडे दिस इज द सेकंड वीक, ठीक है? तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट एंड इट इज नॉट डिफिकल्ट, बिलीव मी। लेकिन ये कि अगर पहले से आप ये सोचेंगे ना कि नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेटली इट विल बी डिफिकल्ट। और ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का, आप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल एंजॉय इट अगर आप एक दफा जो है ना ये सोचना शुरू कर दें कि हमने करना है, ठीक है? और एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़ के आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपको कौन सा पिक करने की जरूरत है। जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चेंज की है वो सिर्फ ये चेंज की है कि मैंने मिड टर्म्स 2 के बजाय 1 कर दिया है, बिकॉज आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस और ये है वो है। अदरवाइज मैं 2 मिड टर्म्स के साथ प्रोजेक्ट्स नॉर्मली देती हूँ। तो ये कि एक प्रोजेक्ट है, एक ही मिड टर्म है, प्रोजेक्ट की वेटेज मैंने ज़्यादा कर दी है, मिड टर्म एक है और उसकी वेटेज जो है वो 20% है। इसके अलावा जो है वो क्विज होगा मंडे को, कमिंग मंडे को, और इसमें जो है वो जैसे स्टार्ट होती है क्लास 6 बजे क्विज स्टार्ट हो जाएगा आपका, एंड इट विल बी 10 to 15 मिनट्स। तो उसके बाद हम मगरिब की ब्रेक लेके क्लास हम शुरू कर देंगे। और क्विज के लिए जो है वो इंस्ट्रक्शन देने की मुझे इसलिए ज़रूरत पेश आ रही है बिकॉज आप लोगों में से अक्सर लोगों ने पहले जो है वो इसमें काम नहीं किया हुआ MS टीम्स में। तो अगेन छोटी छोटी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी, अगर कोई इशू होता है जो मैं बता रही हूँ तो उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल ऑफ दिस नॉलेज जो कि यहाँ पर है कि एक तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि असाइनमेंट जो है वो MS टीम में कहाँ पर मौजूद है। मैं असाइनमेंट में अपलोड करूँगी क्विज, और सिर्फ ये होगा कि एक मतलब कोई क्वेश्चन पेपर होगा और आप सारों ने ये करना होगा कि अपने अपने पेन और पेंसिल से अपने जो भी आपके पास पेजेस अवेलेबल हैं उस पर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और मुझे उनकी तस्वीरें लेके आपने अपलोड करनी है MS टीम्स के ऊपर ही, ठीक है? और इसमें जो अपलोड करने का तरीका वो ये है कि आपने सबमिट करना है और सबमिट के बाद टर्न इन को प्रेस करना है, ठीक है? अगेन असाइनमेंट एक्सेस करना और असाइनमेंट सबमिट करना, ये दोनों चीज़ें आप यूट्यूब से या कहीं से भी देख कर जो है वो रखिएगा, अदरवाइज आपको खुद मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी एक और चीज़ जो है, ज़ाहिर है लंबा क्विज नहीं होगा, इट विल बी जस्ट 1 पेज जिस पे आपने कुछ करना होगा, 1 या 2 पेज पे आपका आ जाएगा। तो एक कैम स्कैनर एक ऐप है जो कि पिछली दफ़ा जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे लास्ट सेमेस्टर में वो यूज़ करते रहे टू टेक द पिक्चर्स, और जब वो पिक्चर लेता है कैम स्कैनर तो वो उसको PDF में कन्वर्ट कर देता है जिसको अपलोड करना आसान होता है, ठीक है? तो सो यू वुड बी मतलब लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कैम स्कैनर इंस्टॉल करें, आप किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं और उसको बस आपने अपलोड करना होगा, ठीक है? तो ये वाली जो चीज़ें हैं ओके, सो ये जो है देख के रखिएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी वर टॉकिंग अबाउट सिग्नल रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस, और हमने ये देखा था कि हम किसी भी वेक्टर स्पेस को किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और वो वेक्टर्स जो हैं वो सर्टेन कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड वेक्टर स्पेसेस, ओके? और उसमें से जो कंडीशंस थी वो क्या थी कि वी हैव सीन के बेसिकली जो मेन इसकी आप ये कह लें कि ओवरऑल हमने एक कंक्लूजन जो था वो ये था कि आपके पास एक तो ये कि 2 ऑपरेशंस होते हैं इसमें, एक वी हैव एडिशन का ऑपरेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है, एंड देन वी हैव एडिशन के अंडर एडिशन इट नीड्स टू बी अ ग्रुप, और मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो होल्ड करनी चाहिए, एंड देन इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड तो ये वेक्टर स्पेस हो जाता है जो हमारा जो भी कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स होता है। एंड वी एक्चुअली डिड सम एग्जांपल्स, मैं एक्चुअली एग्जांपल्स पे ही आ जाती हूँ। हमने एग्जांपल्स बहुत डिटेल में की थी, अगर आप में से किसी को कोई इशू है तो आप पिछली वाला यूट्यूब पे मैं अपलोड कर नहीं चुकी, वो खुद मेरे भी इंटरनेट का आजकल मसला होता है, तो लेकिन ये कि मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा कि एग्जांपल्स में कि हाउ डिड वी ट्राई टू सॉल्व के वेक्टर स्पेस होता है या नहीं होता, हाउ डिड वी ट्राई टू चेक। लीनियर सब स्पेसेस की हम बात करते हैं, वेक्टर्स के स्पेस के बाद जो चीज़ जहाँ से हम आज स्टार्ट करते हैं, दे आर सब स्पेसेस। एनी आइडिया व्हाट कैन बी अ सब स्पेस?
जी आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ ली है, सब स्पेस क्या होंगी जी? चले मैं नाम से क्या अंदाजा हो रहा है? मैं बताऊं? मैम जो एलिमेंट्स एलिमेंट्स मौजूद हैं वेक्टर स्पेस में वही जी जी बिलोंग करते हैं उस सब स्पेस में। ठीक मतलब है उसको हम लोग मैम सब स्पेस कहेंगे। ठीक है जी। और मैम कोई? वो के सब स्पेस जो वेक्टर हैं। जी जी वेक- मुझे जी अब्बास जी बताइए। जी जी मैम। मैम वो जो सब स्पेस है उस पे सब वेक्टर की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होनी चाहिए। ओके और कौन, और किसी ने भी कोई जवाब दिया था? मुझे आवाज आई। मैम सब स्पेस के जो वेक्टर्स हैं वो सारे वेक्टर स्पेस में आने चाहिए। ओके ठीक है। सो बट जिस तरह वर्ड से पता चल रहा है, सब स्पेस इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस। यस मैम। ठीक है। तो आपके पास जिस तरह आप वेक्टर स्पेस का अगर कोई सब सेट ले लेते हैं जो कि बजाते खुद भी तमाम वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, तो दैट वुड बी अ सब स्पेस। ठीक है। तो सिंपल सी एग्जांपल है ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ टी ऑफ, और हम इस कोर्स में मोस्टली जो है आई विल ट्राई कि जो सब स्पेस है उसको मैं वेक्टर ये टी कैपिटल टी नोटेशन से रिप्रेजेंट करूंगी, और जो वेक्टर स्पेस है उसको एस से रिप्रेजेंट करूंगी, कैपिटल एस से जो है। दिस इज काइंड ऑफ नोटेशन। इस कोर्स में जिस तरह से मैंने शुरू में भी बताया था कि जो भी मैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हूँ वो स्मॉल कैरेक्टर में और एक अंडर बार के साथ करते हैं, और जो मेट्रिसेस की हम बात करते हैं वो हम कैपिटल उसमें करते हैं। तो वी विल सी कि हम वेक्टर स्पेस और सब स्पेसिस को मेट्रिसेस की फॉर्म में ही करते हैं, तो इसलिए इनके लिए भी हमने कैपिटल लेटर्स रखे हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक कैपिटल लेटर रखे हुए हैं जो कि नॉर्मली हम इसके लिए यूज कर रहे होंगे। So anyway, so the definition is a non-empty subset T of S, which is a subspace, is called a linear subspace. Sorry, S is a vector space itself. It's called a linear subspace of S if T itself is a linear vector space. So let's do some examples, and we will understand कि what does it mean. ठीक है। और so let's suppose कि मेरे पास S is the set of all polynomials. What does it mean by set of polynomials? कौन बताएगा? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब होगा? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? मैम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो ओके ax नॉट प्लस पावर ऑफ एक्स इज ax1 नॉट is नेगेटिव पावर ऑफ सॉरी एनी वेरिएबल। हाँ मैम द पावर एग्जैक्टली ऑफ वेरिएबल एग्जैक्टली इज ओके पॉजिटिव। ओके ठीक है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिनोमियल्स कहते हैं, अगर फर्ज करें कि मैं कोई बना रही हूँ कि पॉलिनोमियल इन टी है, तो इसका मतलब है कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस टी प्लस टी। और अगेन मैं जो हूँ एनीवे इसको इट विल बी नॉट नेसेसरीली खाली टी हो, इट कैन बी एनीथिंग 1 प्लस ए टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी टी एंड सो आपके पास जो है वो पावर आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है। So what we are saying कि इसके S is the set of all polynomials. We actually don't know कि उसकी जो है कितने डिग्री तक जा रहा है, यानी पावर कहाँ तक जा रही है। It can go till very large number. ठीक है। बट जो T हमने सबसेट लिया है वो हमने क्या लिया हुआ है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन 6। तो इसका मतलब है कि जो मैंने S को डिफाइन किया था, दिस इज समथिंग विच हैज ऑल जो पॉलिनोमियल्स हैं, और T इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। फॉर एग्जांपल 1 है, T है, इसमें T स्क्वायर, और इनसे जो मिलके बन रहे हैं T5 तक जो है ना, इनसे जो मिलकर पॉलिनोमियल्स बन रहे हैं वो T के अंदर मौजूद है। नाउ द क्वेश्चन is T a subspace or not? So what of first of all subspace के लिए हमने कहा क्या स्टार्ट करनी है, हमने शुरू करने की जरूरत है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप? जी एनीवन? अगर इसको आपने क्या चेक करना है कि इज दिस अ सब स्पेस, इज दिस अ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ और नॉट, यही करना है ना चेक। मैम ठीक है। वेक्टर स्पेस सबसे पहले चेक करेंगे एस वाली। ओके ओके तो इसके लिए जो है वो हम कैसे चेक करना शुरू करेंगे? जी सबसे पहली जो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपके पास देखें, इट शुड बी अ ग्रुप अंडर एडिशन। यस मैम। ठीक ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ग्रुप अंडर एडिशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपके पास क्या होना चाहिए कि पहली कंडीशन क्या है? क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेती हूँ, मतलब लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है वो ओके लेट्स सपोज कि आई हैव 1
मैं इसकी बात कर रही हूँ। एक मिनट, मुझे ना थोड़ा सा इसको, ये जो चीज़ है ना, इसको लेट मी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने ये एक सेट की फॉर्म में लिखा है जो बाद में हमारे पास आएगी। सो लेट मी जस्ट राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। कि ये एक्चुअली क्या है, सम alpha time may be t0 plus alpha 2 times t1 plus alpha 3 times t2 plus and so alpha 5 times t5 t5 तक जा रहा है, ये alpha 6 टाइम t5 तक, हाँ ठीक है, alpha 2 से किया हुआ है, ठीक है, alpha 6 टाइम t5, but I am trying, and when these alphas are all some scalars, ठीक है। अब let's suppose कि मेरे पास p1t जो है that is something like this, t square plus t cube and that's it। और p2t जो है, इसका मतलब क्या है कि ये बाकी अल्फाज जो हैं सिर्फ t2 और t3 वाले अल्फा जो हैं वो 1 1 है, बाकी सारे जीरोस हैं, ठीक है। एंड देन लेट्स सपोज कि p2t जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3t प्लस 5t5, ठीक है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वी आर नॉट सेइंग कि हमारे पास जो बाकी 30 के सारे कोफिशिएंट्स थे वो, लेकिन ओके, एक्चुअली आई शुडंट राइट लाइक दिस। इसमें लेट्स टेक सारे जो है हमारे पास t प्लस 2t स्क्वायर, तो यहाँ जगह बहुत कम है, लेट मी राइट इट अगेन। जी, p1t जो है इसको मैं ले लेती हूँ 1 प्लस t स्क्वायर प्लस t क्यूब प्लस t4 प्लस t5 तक, ठीक है। और p2t को मैं ले लेती हूँ 3 प्लस, लेट्स सपोज यही ले लेती हूँ खाली। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहला मैंने क्या करना है कि p1t प्लस p2t करूँगी अगर मैं, सो इट विल कम आउट टू बी समथिंग विच विल बिलोंग टू दिस और नॉट। यस मैम। ठीक है, नो मैटर, मतलब ये तो खैर मैंने अभी स्पेसिफिक एग्जांपल लिया, ठीक है, लेकिन व्हाट वी आर कैन सी फ्रॉम हियर है कि अगर आप दो 6 डिग्री के पॉलिनोमियल्स को ऐड अप करते हैं तो आपके पास जो है वो लेस देन 6 के डिग्री के पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री लेस देन 6 होगी, व्हिच मींस इट इज क्लोज अंडर टी ग्रुप है। टी ग्रुप है जी। टी एक्चुअली फिलहाल टी इज जस्ट अ सबसेट, ठीक है, सबसेट, यानी S जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं जितने भी दुनिया में पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करते हैं, और T में हमने उनमें से वो पॉलिनोमियल्स निकाल दिए जिसकी डिग्री लेस देन 5 है। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि T सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। मैम उसके लिए मैम ये P1 ऑफ T एंड P2 ऑफ T ये सब ये स्पेस मैंने के सिर्फ वेक्टर्स एग्जांपल्स लिए हैं, ये एग्जांपल्स लिए हैं। आप प्रूफ करने के लिए जो है ना, आपको यू शुडंट डू दिस, ओके, कि जब आपको अगर प्रूफ करने के लिए मैंने कहा हो ना तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज कि आप इसको जो है ना बेसिकली you can just say कि we can see कि if you are taking a polynomial p1 of t which is less than 6 degree, and then let's suppose कि मैं ये करती हूँ कि p1t is वन पॉलिनोमियल 1, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं करनी है, जब हमने प्रूफ करना है ना पॉलिनोमियल 1 ऑफ डिग्री लेस देन 6, ठीक है। इसी तरह से p2t इज पॉलिनोमियल ऑफ 2 ऑफ डिग्री 6 लेस देन 6, तो अगर मैं p3t कर देती हूँ विच इज इक्वल टू p1t प्लस p2t, then you will write that this will be a polynomial of degree less than 6, ठीक है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो मैम उस फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट T इज अ ग्रुप। जी, तो टी ये है ना हमारे पास जेनेरिक फॉर्म में तमाम पॉलिनोमियल्स जिसमें से अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं और जो पावर्स हैं दीज आर फ्रॉम 0 से 5 तक, ठीक है। अब आपने ये प्रूफ करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो ग्रुप के लिए पहली कंडीशन क्या है, इट शुड बी क्लोज अंडर एडिशन। यस मैम। और क्लोज अंडर एडिशन का क्या मतलब है कि अगर मैं टी के कोई भी 2 से एलिमेंट ले लेती हूँ तो दे हैव टू बी अ पॉलिनोमियल लेस देन 6,
ठीक है। अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो रही है ना, असल में मैं इसको पॉलिनोमियल लिख रही हूँ, तो लेट मी एक्चुअली इंस्टेड ऑफ पॉलिनोमियल लिखने के बजाय जो है लेट अस राइट इट एज T1 एंड T2, ठीक है। लेट्स से कि T1 और T2 जो हैं वो आपके पास दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स हैं डिग्री लेस देन 6 के, और आप जब इन दोनों को ऐड कर रही हैं then in that case you are getting another polynomial of degree 6. सेकेंड कंडीशन हमने क्या चेक करनी है, इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी होगी कि नहीं होगी. व्हाट वुड बी द एडिटिव आइडेंटिटी इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल? मैम जीरो. जीरो. तो वो होगी कि नहीं होगी, मुझे ये बताएं. मैम होगी. होगी, क्योंकि जीरो इज एक्चुअली 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो आपके पास है, कि जिसमें कोई भी आगे पास, इट कैन बी कॉल्ड अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल. तो इसका मतलब है कि यू हैव अ पॉलिनोमियल जिसको आप जब भी ऐड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम पॉलिनोमियल जिससे हमने स्टार्ट किया था. थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है ग्रुप के लिए चेक? इफ यू हैव, जी, तो इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल T1, तो you will always have a polynomials minus T1 also, ना. For example, अगर फर्ज करें कि मेरे पास एक polynomial है which is actually 1 plus t square, तो इसके corresponding मुझे e minus 1 minus t square भी कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, because this is a set of all polynomials less than degree 6. So it means कि inverse भी exist करता है. जब इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो I get 0 polynomial. 3 कंडीशंस हो गई. चौथी कंडीशन क्या होती है? एसोसिएटिव. ठीक है, वो भी अगेन यू कैन प्रूव कि अगर आप तीन वाले जो ग्रुप के, देखिए ये वाला जो ना स्टेप बाय स्टेप सिर्फ मैं इसलिए करवा रही हूँ, मैं हम सारी एग्जांपल इस तरह नहीं करेंगे, वी विल जस्ट डू वर्बली. ये हम ज्यादा इसलिए कर रहे हैं कि मुझे लग रहा था कि कुछ लोगों को इश्यूज थे लास्ट टाइम स्टेप बाय स्टेप करने में. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पहले जो आपने करना है इसको एज अ ग्रुप करना है, स्टार्ट आपने करना है. सबसे पहला जो स्टेप देखना है वो ये कि जीरो अंडर एडिशन क्लोज है कि नहीं है. ठीक है, फिर आपने देखना है कि आइडेंटिटी है कि नहीं है, फिर आपने देखना है कि इनवर्स है कि नहीं है, फिर आपने देखना है कि एसोसिएटिविटी है कि नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. और उसके बाद क्या चेक करना है हमने, देयर वर सर्टेन कंडीशंस जो कि आपके पास स्केलर से रेलेवेंट थी. ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर दो स्केलर्स को ऐड करके आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं या पहले मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज कंडीशंस, वो कंडीशंस ट्रिवियल है, उनको चेक करना इतना मुश्किल नहीं है. लेकिन जब आप ग्रुप के लिए करते हैं ना तो उस वक्त जो है वो स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए कंडीशंस क्या हैं. ये जो स्केलर की कंडीशंस है दे आर वेरी इजी. अब आप कोई भी x की जगह आप क्या ले लेंगे, यहाँ पे जो वेक्टर मैंने x लिखा हुआ है और या वेक्टर y है, बोथ ऑफ देम विल बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 फॉर दिस एग्जांपल. और a b जो है दे आर ऑल नंबर्स. तो अगर हमें नजर आ रहा है कि अगर फर्ज करें मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, उसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास फिर पॉलिनोमियल उसी डिग्री का आ रहा होगा. अगर एक और पॉलिनोमियल है उसमें मैं किसी भी ऑर्डर में दो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, अगेन मुझे सेम रिजल्ट मिल रहा होगा. सो दीज आर नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव. लेकिन जो इससे पहले के ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं. तो इसके लिए जो है वो हम एक दो एग्जांपल्स जो है स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं कि हाउ वुड यू डू दैट, बिकॉज सिर्फ नंबर्स हो तो करना मुश्किल नहीं है. लेकिन इस केस में जो है ना, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की तरह में हम सोच रहे हैं तो वी आर डूइंग दिस. सो इन दिस इन एनी वे हमें एसोसिएटिव भी हो गया, जीरो हो गया, इनवर्स हो गया, एसोसिएटिविटी हो गई, एंड चौथा क्या था, क्लोजर हो गया. ये चारों हो गए तो इसका मतलब है कि दिस इज ग्रुप अंडर एडिशन. एंड देन स्केलर मल्टीप्लिकेशंस भी होल्ड करती है. जी जी बोले मैम. ये कि ये जो जितनी सारी प्रॉपर्टीज ये पहले बिलोंग करेंगी टी से और टी बिलोंग करेगा एस से. एग्जैक्टली. टी जो है ना हमेशा देखिए, जब सब स्पेस की बात हो रही है तो एक वेक्टर स्पेस बड़ा होना जरूरी है. जिस तरह सबसेट की बात करते हैं ना, अगर फर्ज करें कि मैं किसी चीज का आपको कह रही हूँ कि मुझे सबसेट, दिस इज अ सबसेट, तो जब सबसेट का वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि उसका एक बड़ा सेट था जिसका वो सबसेट है. तो दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट कि आपके पास एक बड़ा वेक्टर स्पेस है और उसमें से मैंने कुछ चीजें निकाल के और मैंने कहा है कि दिस इज अ सबसेट. अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इज दिस सबसेट इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस और नॉट. और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आगे ना सारा कुछ बेस ही हमारा सब स्पेस पे और वेक्टर स्पेस पे करता है. तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर और ये चीज अपने दिमाग में बिठा लें कि सब स्पेस इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, एंड
in itself it is a vector space also. अभी कुछ हम एग्जांपल आगे देखेंगे ना तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी, तो इतना अभी परेशान ना हो. वी विल टॉक अबाउट समथिंग जो कि डेफिनेटली आपने की हुई है, मुझे पता है लीनियर अलजेब्रा में ना, तो लेकिन ये कि लेट्स जस्ट डू दीज एग्जांपल्स. अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल जो है वो मुझे कौन बताएगा? सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या लिखा हुआ है कि वी हैव ओके. इधर क्वेश्चन है डॉक्टर सादिया, if you allow me. जी सॉरी. अंडर एडिशन 3 जी. मार्क से लिखा है 1 + t² - 1 - t² = 0. तो जो आपने t के जो मेंबर्स लिखे हुए हैं जी जी. देखिए इसके अंदर हमें तो मुझे तो ये नजर नहीं आ रहा, अनलेस आप t में वापस ना, मतलब अनलेस आप बड़े सेट में ना जाएं, s में ना जाएं. नहीं क्यों नहीं नजर आ रहा? देखें इसका अगर मैंने ये लिखा हुआ है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज इफ आई एम गेटिंग दिस, इसका मतलब है व्हाट आई एम सेइंग कि ऑल अल्फाज एक्सेप्ट फॉर अल्फा ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड अल्फा ऑफ दिस टर्म आर जीरोस. अल्फाज आर जस्ट स्केलर्स, राइट? अच्छा ठीक है ना. मैंने अल्फाज तो ये कहा है ना कि दे आर जस्ट स्केलर, दे आर रियल नंबर्स. ठीक है, हमने अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स की नहीं बात करें, मगर दे आर स्केलर्स. तो अगर आप मैंने सारों को और इसी जबकि जो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो इसके हैं हाँ बाकी सारे जीरोस हैं, तो और इसमें जो इस केस में अल्फा 1 इज 1 एंड अल्फा 3 इज ऑल्सो 1, और इस केस में अल्फा 1 इज -1 एंड अल्फा 3 इज ऑल्सो -1. ये तो सो केस के लिए हुआ ना. नहीं, अल्फाज are from real, so they can be any real number na. This is the set of all the polynomials of this form. अच्छा इसमें सारे रियल नंबर्स. ठीक है, देखिए ना हमने क्या कहा है, set of all polynomials. अच्छा ठीक है, एंड मतलब दैट एक्चुअली यहाँ हम आगे जब करेंगे ना तो आपको ये चीज ज्यादा क्लियर होगी कि ऑल अगर नहीं लिखा हुआ है और ऑल लिखा हुआ है तो देयर इज अ डिफरेंस. एक्चुअली दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है, कि अगर फर्स्ट करें कि मैं यही कर दूं कि सेट ऑफ polynomials of degree c in which one coefficient is this a must, तो उस केस में आपको फिर सोचना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं होगा. ठीक है, लेकिन ये कि अगर जो है ये मैंने ऑल ले लिया ना तो अब हम ऑल के हिसाब से कर रहे हैं, विच मीन्स कि अल्फा कैन बी एनीथिंग एंड देन अंडर दिस कंडीशन दिस इज अ सब स्पेस. ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि वी हैव एक्चुअली लेट मी ओपन अ न्यू स्लाइड और उसके ऊपर मैं करने की कोशिश करती हूँ. सो नेक्स्ट में जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो ये है कि हमारा जी बोलिए. सिर्फ इज अ ग्रुप एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ये दो चीजें करनी है. एक्चुअली अभी तो इसके ग्रुप के लिए हम वो भी कर रहे हैं ना चेक, मतलब ये एक्चुअली मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगी कि बेसिकली जो है ना वो जो सारा कुछ हम चेक कर रहे होते हैं ना, इट कम्स आउट टू बी जस्ट 2 थिंग्स कि आप जो है ना वो मतलब 3 थिंग्स आप देख रहे हैं कि एक तो ये कि क्लोजर है उसका अंडर एडिशन. यस मैम, वो तो ग्रुप में आ जाएगा. ठीक है ना, हाँ जी. और उसके बाद आप दूसरी चीज क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि हमने अगर सबसेट को देखना है कि सबसेट स्केलर सब स्पेस अगर वेक्टर स्पेस में एग्जिस्ट, नो सब स्पेस इज अ वेक्टर और नॉट, तो उसमें सिर्फ मैम हमने ग्रुप जी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है. हाँ बिकॉज़ हमने लास्ट एग्जांपल में सिर्फ ये क्योंकि हमने जो हमने ना सारी वही प्रॉपर्टीज चेक करनी है जो हमने वेक्टर स्पेस के लिए चेक की थी. ठीक है, और वेक्टर स्पेस के लिए हमने क्या चेक की थी? वी चेक्ड दैट जो पहली प्रॉपर्टीज थी हमने ये चेक किया था कि इट शुड बी ग्रुप अंडर एडिशन, जिसमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज हैं. और दूसरा जो था जो स्केलर में हम जब जा रहे थे ना, ये देखें जब स्केलर की हम बात कर रहे थे तो सॉरी ये जो है तो उसमें हम डिफरेंट तरीकों से स्केलर की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ही चेक कर रहे हैं ना. बट इन अ वे आप देखें कि हर जगह पे जो है ये स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है इन सर्टेन फॉर्म्स. तो अगर ये सारों को लेके व्हाट यू आर सेइंग इज कि आपके पास कोई भी स्केलर जो हैं, आप ये चारों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड करता है तो इसका मतलब है कि स्केलर वाली प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है ग्रुप वाली भी कर रहा है. तो अगर ये सारा कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन इटसेल्फ इट इज अ वेक्टर स्पेस. ओके, तो लेट मी एक्चुअली डू सम अदर एग्जांपल और उसके बाद ना ये चीज़ आपको डेफिनेटली मोर क्लियर हो जाएगी. सो नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो मेरे पास है कि आर एस इज आर स्क्वेयर. ठीक है, आई विल टेल यू कि व्हाट डज इट मीन. ठीक है, कि आर स्क्वेयर का क्या मतलब बनता है. एंड आर टी जो मैं इसका सब स्पेस ले रही हूँ
that is actually equal to, okay, T is equal to the vectors X such that x1 is equal to x2. अच्छा, what does it mean? सबसे पहले तो ये कि R स्क्वायर का क्या मतलब है कि टू डायमेंशनल सारे वेक्टर्स जो है ना, S इज द वेक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन टू डायमेंशंस, यानी अब आपके पास ये टू डायमेंशंस है ना, कि जिस तरह सो इट मीन कि जो मेरे पास ये वेक्टर x है ना, जो कि S का वेक्टर अगर है, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू x1 एंड x2. इसमें दो एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है. तो S में वो तमाम वेक्टर्स हैं जो कि दो एलिमेंट्स में लिखे जा सकते हैं, या अगर जिस तरह मैंने फिगर जो बनाई है उसका मकसद क्या है कि जो मेरा S है ना, वो ये टू डायमेंशनल पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर रहा है. T में मैंने क्या किया है, T में आई हैव टेकन ओनली दोज एलिमेंट्स फ्रॉम S जिसमें ये दोनों के दोनों जो हैं x1 is equal to x2. What does it mean? कि t के एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, किस तरह के हो जाएंगे? t अगर मैं लिखती हूँ तो इसमें कौन कौन से वेक्टर्स हो जाएंगे? 0 0, बिकॉज 0 0 इज अ वेक्टर जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, 1 1 2 2 एंड सो. इस यानी इस वाले में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, S में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. S में तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है. सिर्फ ये है कि रियल नंबर -5 6 भी हो सकता है. अब इसमें से जो सबसेट मैंने उठाया है T में, वो कौन से हैं कि जिसके दोनों एलिमेंट्स सेम है. अब आप मुझे बताएंगे कि वेक्टर स्पेस बन रहा है कि नहीं बन रहा. जी ओके. तो ये माइनस क्या आएगा, बिकॉज रियल नंबर है ना. यस मैम. ठीक है ना. मैम ये जो आपने बन रहा है. जी जी बोलें, कोई क्वेश्चन है? मैम मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो ये लास्ट बात की है, ये मैम जरा रिपीट कर दें. वो नेट का इशू हुआ था, सही समझ नहीं आई थी. लास्ट बात तो अब मुझे खुद भी नहीं याद मैंने क्या की थी. मैम अच्छा, ये 4/5 वाला जो 4/5 जो लिखा था, और मैंने बाय नहीं है, ये बाय नहीं है. व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपका जो S है ना, S में S जो है S हैज ऑल एलिमेंट्स जिस सच दैट x इज इक्वल टू x1 एंड x2 है. यानी हम ये कह लें कि आपके पास S में तमाम ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि टू डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, या ये कि जिस तरह अगर मैंने ये फिगर बनाई है ना, तो यहाँ पे जितने भी वेक्टर्स हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं, जो भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे ये S में मौजूद हैं. ठीक है, S की जो है कोई रिस्ट्रिक्ट, या अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में लेती हूँ तो इसका मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स हैं ना, क्योंकि वेक्टर्स कैसे बनते हैं, पॉइंट्स ही बन रहे होते हैं ना. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि S में जो है ये पॉइंट भी होगा, ये पॉइंट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर. T में जो है हमने उसमें से स्पेसिफिक वेक्टर्स ले लिए, वो वेक्टर्स ले लिए जिसके पहले और दूसरा एलिमेंट्स सेम है. तो अब अगर इसमें मैं फर्ज करें कि T को मैं प्लॉट करना चाहूँ, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे? ये देखें, वो वाले पॉइंट्स होंगे जिसमें x और y सेम है, यानी 0 0 है. ये क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं काम कर रहा? अच्छा, 0 0 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, आई डोंट नो क्या पेन को मसला हुआ है. ओके, 1 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 होगा, 3 3 होगा, -1 1 होगा, -2 2 होगा, या इन अदर वर्ड्स वो तमाम पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है मैम, वो हो जाएंगे. ठीक है, ये हमने सबसेट ले लिया. नाउ द क्वेश्चन इज इट अ वेक्टर स्पेस? और अगेन एक जो चीज याद रखें कि स्केलर जो है ना, आई एम अज्यूमिंग कि स्केलर जो है वो रियल नंबर्स है. मतलब मैं अभी अगर हम बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो वी आर अज्यूमिंग कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर का मतलब है कि आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो इट एक्चुअली डजंट मैटर अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर से भी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे. बट द क्वेश्चन इज कि वुड इट बी अ वेक्टर स्पेस और नॉट? तो चेक क्या करना शुरू करना है? पहली चीज क्या चेक करेंगे? ग्रुप. और पहली कंडीशन ग्रुप के लिए क्या है? क्लोजर. ठीक है, सो वुड इट बी क्लोज? अगर मैं इस लाइन के 2 पॉइंट्स को लेती हूँ तो क्या वो ऐड करने के बाद इसी लाइन पे रहेगा? यस मैम. ओके, बिकॉज हमें यहाँ से भी नजर आता है ना, अगर मैं कोई दो लेकिन मैम जी जी मैम यहाँ पे तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते x. नहीं ले सकते हैं, मैंने ये डॉट डॉट डाला हुआ है ना, इसका मतलब ये चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है. ठीक है, इट इज सेट ऑफ. देखें, ये है कंडीशन,
लेकिन हम इसको तो फिर नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, मैंने नेगेटिव से क्यों रिप्रेजेंट करेंगे? इसका मतलब ये है कि अगर x1 -1 लिया है तो x2 को भी -1 होना चाहिए। इट इज जस्ट टेलिंग यू कि जो आपका पहला एलिमेंट है वही दूसरा भी होगा ना। तो ये तो डिपेंड कर रहा है कि आप x1 को ले क्या रहे हैं। x1 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना, x1 कैन बी एनीथिंग फ्रॉम रियल नंबर्स। तो रिस्ट्रिक्शन तो इस चीज पर है कि x2 भी सेम होना चाहिए जो x1 है। सही है मैम। ठीक है जी, अब बताइए हाँ क्लोजर होगी कि नहीं होगी? बिकॉज वी नो अगर मैं किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करती हूँ जिनका पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है, तो आपके पास हमेशा जो ऐड होने के बाद रिजल्ट आएगा उसमें भी पहला दूसरा सेम होगा। यस राइट, मैम। इसका मतलब है क्लोजर अंडर एडिशन है। सेकंड यस चेक मैम। चीज क्या चेक करनी है हमने? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जी, कि अगर फर्ज करें कि मैं ये कह देती हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने लेट सपोज कि x कहा है और इसको मैंने कहा है कि ये, अब जाहिर है जब अगर x है ना तो लेट सपोज कि ये a है तो इसका b, ये सेकंड वाला भी a ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आई विल ऑलवेज हैव अ वेक्टर -a ऑल्सो, क्योंकि रियल लाइन जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो इट मीन्स कि इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, इससे पहले एक और चीज चेक करते हैं, वो क्या कि 0 वेक्टर इटसेल्फ है इसके ऊपर कि नहीं है। यस मैम। ठीक है आइडेंटिटी। ना, आइडेंटिटी, तो वो हमें नजर आ रहा है कि 0 वेक्टर भी होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग ऑल सच वेक्टर्स के जिसमें x1 जो है वो x2 के इक्वल है। ठीक है, तो 0 वेक्टर भी हो गया, क्लोजर पहली वाली भी हो गई, दूसरी जो है 0 वेक्टर भी हो गया। अच्छा, इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी भी हो गई, इनवर्स भी एडिटिव एग्जिस्ट आइडेंटिटी हो गई, इनवर्स भी हमने चेक कर लिया। ठीक है, और एसोसिएटिव भी हमें नजर आ रहा है कि अगर मैं XYZ 3 वेक्टर्स देती हूँ तो नो मैटर मैं किस तरह से भी करूँ, जो मेरे पास रिजल्ट आएगा अगेन उसके पहले और दूसरे एलिमेंट सेम होंगे, क्योंकि जब तीनों के सेम है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो है वो आपको और सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा होगा। सो इट मीन्स कि इट इज अ ग्रुप। एंड देन नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है? स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, जो डिफरेंट तरीके की हमने पीछे देखी थी, उसमें भी जो है मतलब मैं सारी करूंगी नहीं, बट वी नो कि अगर मैं किसी भी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ, फर्ज करें कि यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जाहिर है ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना 9 से, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो अगेन इट विल बिलोंग टू टी। 9a और 9 ए जो है होगा वो जो कुछ भी ए हो, ए अगर 1 हो तो 9 बन जाएगा, ए अगर 2 हो तो 18 बन जाएगा, ए अगर -2 हो तो -18 बन जाएगा। बट द पॉइंट इज कि नो मैटर व्हाट मैं किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा इट विल बिलोंग टू टी, क्योंकि उसके भी फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम रहेंगे। एंड सिमिलरली तो जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बाकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं वो भी होल्ड करेंगी। सो इट मीन्स के अगेन दिस इज अ सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। ठीक है, लेट्स डू अनदर एग्जांपल, और अब इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लोग मुझे बताएंगे वन बाय वन। ओके, अगेन इसमें जो है अगेन वी आर टेकिंग द वेक्टर स्पेस टू बी द सेट ऑफ अगेन 2 डायमेंशनल, जो भी हमारे पास स्पेस है उसको हम वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, और जो सबसेट मैंने लिया है आई एम डिफाइनिंग इट टू बी x सच दैट, ये जो दो डॉट्स है ना इसका मतलब होता है सच दैट x1 इज इक्वल टू x2 -1। ठीक है, अब आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, अपने पास करें ये चीज कि इस टी सब स्पेस के नॉट, और जब मैं वापस आती हूँ 2 मिनट के बाद तो आप लोगों को ये जो है ना मुझे फटाफट आप बताएंगे कि वन बाय वन जो कि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही। ठीक है, सो अभी 8:15 है ना, 8:17 पे जो है मैं आपसे पूछूंगी। x1 is equals to x1 is
Ma'am, it's not a group. Okay, good. Why isn't it a group? Ma'am, इसमें मैम closure क्लोजर की प्रॉपर्टी property भी डजंट नहीं आती. एग्जिस्ट. क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर की नहीं लग रही. ओके. और क्लोजर की क्यों नहीं लग रही? बिकॉज मैम बिकॉज x2 -1 है मैम, यहाँ पे एक माइनस की वजह से मैम x1 जो है माइनस की वजह से ये नहीं हो रही क्लोजर प्रॉपर्टी. चलिए फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के कौन कौन से वेक्टर्स आपने लिए हैं? लेट्स सपोज के एक वेक्टर Ma'am, x 1, 2 और मैम मैंने 3, 4 -1 0. -1 0, क्योंकि आपके पास जो भी x -1 0 तो नहीं होगा, -1 और -2 हो जाएगा फिर, बिकॉज अगर आपने x1 को -1 लिया हुआ है तो x2 इज -1 ना, तो ये -2 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है ये -1 -2 हो गया. और लेट्स सपोज के y अगर ले लेते हैं जी, क्या लूं मैं y? मैम -1 और 0 होगा, क्योंकि x1 हम कहते हैं x2 से एक माइनस ऊपर आएगा. अगर हम x2 को 0 लेते हैं तो x1 -1 होगा. नहीं ओ आप x2 को अगर नहीं, अगर आप x2 को माइनस सॉरी, हाँ मैं उल्टा कर रही हूँ, सॉरी, x2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना x1. ठीक है, तो अगर x2 को अगर -1 लेते हैं तो उस केस में ये -2 आएगा. ठीक है, और अगर x2 जो है वो आपके पास, अगर x2 को -1 लेते हैं तो ये -2 हो जाएगा. और आप जो कह रही थी, सॉरी मुझे नाम नहीं याद, आप सही कह रही थी कि अगर आपके पास जो है x2 0 है तो इसका मतलब है कि x1 विल बी -1. दैट इज करेक्ट. मैं उल्टा ले. सो व्हाट अबाउट y क्या लें कि हमें प्रूफ करने के क्लोज ही नहीं है? इट इज नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली, राइट? मैम 0 और 1 मैम कर ली. 0 1 यस मैम. ठीक है, ओके. तो इसका मतलब है कि अगर मैं जो हूँ इसको 0 ले लेती हूँ, 0 में किसको लूँ? अच्छा ठीक है, आपके पास x1 0 x1 0 and ठीक x2 है, 1. x2 जो है वो 1 हो जाएगा. ओके ठीक है, और अगर मैं x1 x प्लस y करती हूँ तो इट विल कम आउट टू बी -1 and 1. ठीक है, एंड इन दैट केस x1 इज नॉट इक्वल टू x2 -1. ठीक है, सो क्लोजर ही नहीं है तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट अ सब स्पेस. वेरी गुड. और जिन लोगों को और अगर जो है ना मतलब इसके ना देयर इज एन ईजियर वे आल्सो, अगर आप करना चाहें जिस तरह, अगर मतलब खैर ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक और जो चीज़ है, जिस तरह मैंने पिछले में प्लॉट किया था, अगर आप इसको प्लॉट भी करेंगे ना तो यू विल सी कि इट विल नॉट पास थ्रू द ओरिजिन. कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, तो इसमें वो 0 0 वाला वेक्टर भी नहीं होता. बट इट डजंट मैटर, आपने कोई एक भी तरीके से अगर प्रूव कर दिया है तो इट शुड बी ओके. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स सपोज के नेक्स्ट एग्जांपल कि लेट्स सपोज के मेरे पास अगेन वेक्टर स्पेस इज द सेम थिंग. ठीक है, विच मीन्स के समथिंग लाइक दिस. और मैंने आपको कहा है कि जी सब स्पेस मैंने इस रीजन के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे ले लिए हैं. वुड इट बी अ सब स्पेस और नॉट? ये तो बहुत आसान है. मैम नहीं, आइडेंटिटी नहीं है इसमें. आइडेंटिटी नहीं है ना, जब आइडेंटिटी नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं. नजर आ रहा है कि 0 वेक्टर इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. ओके, couple of more very simple examples. Let's suppose for a vector it must pass through the origin. For a vector space, not a vector. Vector तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. इसलिए pass through origin का मतलब ये है कि 0 0 वेक्टर उसमें होना जरूरी है ना. Yes ma'am. Because that is identity with respect to addition. Yes ma'am. ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास कोई प्लॉट आप कर सकते हैं तो उसमें सिर्फ आपने ये चेक करना है कि 0 0 है कि नहीं है, और उससे जो सारी चीजें. अच्छा, let me just do one more question, one more example or two more maybe. अच्छा, let's suppose कि s is equal to R5 है, which means कि इसमें तमाम ऐसे वेक्टर्स हैं जो कि 5 कंपोनेंट्स हैं, जिनके x1 x2 x3 x4 and x5. ठीक है, now the question is कि जो t मैं सब स्पेस ले रही हूँ, this is this is equal to x such that x4 is 0 and x5 is 0. यानी t में जो है वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इस फॉर्म में है, x1 x2 x3 0 0.
अब मुझे बताइए कि इज टी अ सब स्पेस और नॉट? मैम इट विल बी अ सबस्पेस. इट विल यस be ये a मैम subspace, सबस्पेस ma'am. है. हाँ, इट विल बी अ सब स्पेस बिकॉज x1 x2 और x3 के ऊपर तो कोई Yes, ma'am. कंडीशन नहीं है. हमें पता है कि जब हम इस तरह के किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा इसी फॉर्म का वेक्टर मिलेगा विच विल बी अगेन इन t. एंड इनको हम जीरोस भी कर सकते हैं बिकॉज इनके ऊपर तो कोई कंडीशन नहीं है. तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर भी इंक्लूडेड है, इनवर्स भी हो जाएगा बिकॉज फॉर Associative. x1 x2 x3 हमारे पास -1 -x2 -x3 भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और एसोसिएटिव तो हो ही जाएगी. ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी को फर्ज करें थोड़ा सा चेंज कर दूं एंड आई टेल यू कि ये कंडीशन आ जाती है कि दिस इज 1 एंड दिस इज आल्सो 1. ठीक है, विच मींस कि यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है. तो अब क्या मैम हो इट्स जाएगा? नॉट अ वेक्टर स्पेस. मैम इट्स ये नॉट अ वेक्टर वेक्टर स्पेस नहीं, स्पेस. ठीक है, आइडेंटिटी सिंपल नहीं. इसलिए क्योंकि अब जीरो वेक्टर्स है नहीं इसके अंदर जो है ना, तो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए जो ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा. अच्छा, एक एग्जाम्पल ये चलें हम इससे आगे बढ़ते हैं. दो एग्जाम्पल जो है ना आपको नोट्स में आज ही अपलोड कर दूंगी और मे भी ये चलें कर ही लेते हैं क्योंकि आपका अगले में जो है वो टेस्ट है. तो ओके, सपोज करें कि मेरे पास S is set of all bounded continuous function on the interval 0 1. ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. बाउंडेड कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 0 1 था. उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आपके पास, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट्स पे होने चाहिए. ठीक है, कि आपके मैम पास लास्ट वीडियो काइंडली अपलोड कर दीजिएगा क्योंकि इस टाइम मेरा इंटरनेट का इशू था. असल में मेरे पास लास्ट वो मेरे ख़त खुद डाउनलोड नहीं हो रही. मैं कई दफ़ा कोशिश कर चुकी हूँ, यहाँ पे भी IST में भी मेरे पास होगी डाउनलोड तो मैं डेफिनेटली कर दूँगी. लेकिन ये कि वो बस इशूज़ जो है ना इंटरनेट के हर जगह ही मौजूद होते हैं. घर में तो बिल्कुल ही नहीं मेरे से हो रही थी और वहाँ जो है IST में भी नहीं हुई थी. लेकिन आई विल ट्राई. एक पार्ट हुआ था, एक नहीं हुआ था, तो मैं कर दूँगी. ओके, एनीवे चलें ये बताइए कि अगर ओके दिस इज योर सब स्पेस, दिस इज योर वेक्टर स्पेस, द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस function between a bounded continuous function between 0 and 1. ठीक है, which means कि अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने ये लास्ट टाइम एग्जांपल में देखा था कि it will be 0 से लेकर 1 तक आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, जिस तरह के भी फंक्शंस हैं. ठीक है, तो ये जो है हमारे पास S बना रहे हैं. अब जो T है, T is actually polynomials of degree P of degree P. सबसे पहली बात तो ये कि हाउ कैन आई से कि पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री P जो है वो इसका सबसेट है, क्योंकि देखें ना हम तो सबसेट की बात करते हैं तो फिर सब स्पेस पे आते हैं ना. सो कैन यू फाइंड अ लिंक बिटवीन कंटिन्यूअस फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स? मैम व्हाट डज इट मींस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री p? यानी कोई भी डिग्री हो सकती है. कैन बी P, कैन बी 0 1 2 3 4 5. मतलब हमने p is the real number P is a real number. ठीक है, कि आपके from पास 0 to infinity. या Yes. इवन अगर रियल नंबर ना भी हो तो इसका मतलब व्हाट वी आर सेइंग इज कि आपके पास पॉलिनोमियल जो है वो इट कैन बी ऑफ डिग्री 1 आल्सो डिग्री 2, या इन अदर वर्ड्स हम ये All कह सकते हैं polynomials. सारे पॉलिनोमियल्स जो है ना. लेकिन ये कि वो एंड तो अब पहले तो मुझे ये बताएं कि कैन यू फाइंड अ लिंक बिटवीन दीज टू सेट्स, क्योंकि अपेरेंटली जो हमारे पास S है उसका सबसेट ही होना चाहिए ना, फिर हम उसको प्रूव करते हैं. ओके, सो पहली जो चीज है वो ये कि आपके पास जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, हम पॉलिनोमियल्स की जो बात कर रहे हैं. जी जी बोलें. जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो तो कंटिन्यूस होते हैं. कंटिन्यूस होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है पॉलिनोमियल्स की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 0 से लेकर 1 तक जो कंटिन्यूस फंक्शन है इनको हम पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना. यस मैम.
ठीक है ना, हमें नहीं पता कि कौन सा पॉलिनोमियल है, एंड बट वी आर सेइंग कि तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स अगर हम ले रहे हैं तो जाहिर है कि उन पॉलिनोमियल्स किसी ना किसी पॉलिनोमियल से तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वी आर, और अगर फर्ज करें कि p को मैं कर देती हूँ कि लेट्स सपोज के अगर मैं इसको ना रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि p इज पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री मे बी 6 कर देती हूँ, तो मे बी उस केस में हम इसको प्रूव ना कर पाए। लेकिन अगर मैं पॉलिनोमियल p कह रही हूँ तो इसका मतलब है कि p कैन बी एनी रियल नंबर, विच मीन्स कि आपके पास किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल आप ले सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो ये चीज उससे रिप्रेजेंट हो रही होगी। तो इन एनी हमने अब प्रूव क्या करना है कि जो पॉलिनोमियल है इटसेल्फ इज इट अ वेक्टर स्पेस और नॉट, ठीक है, और विद इन लिमिट्स। तो वी नो, हमने अभी एक एग्जांपल पीछे देखी थी कि जो आपका पूरे का पूरा जो वेक्टर स्पेस है इट कैन बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। इसमें भी वही वाली चीज है, सिर्फ ये है कि लिमिट्स बिटवीन 0 एंड 1 है। इट डजंट मैटर बिकॉज ऑफ द रीजन कि लिमिट्स तो सिर्फ ये कह रहा है ना कि हमने पुराने पास अगर सारा का सारा पॉलिनोमियल था, हमने उसमें से एक पोर्शन ले लिया है। मगर अगर सारा पॉलिनोमियल अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस जो एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका ये पोर्शन भी जो है वो पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। मैं इसको देखिए डिटेल में नहीं करूंगी, आई जस्ट वांट टू गिव यू द आइडिया कि कैसे कर सकते हैं या कैसे आपके लिंक वो कर सकते हैं। इस तरह के मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको क्वेश्चन दूंगी भी नहीं, बट जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्ट कि हम जब आगे यूज कर रहे होंगे कि यू कैन, जो कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में कर सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर इसका हम वी हैव सीन के पॉलिनोमियल्स आर इन जनरल वेक्टर स्पेसेस। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास सब स्पेस भी होगा। ओके, लेट्स स्टॉप दीज एग्जांपल्स हियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमने बहुत ज़्यादा कर दिया सब स्पेसेस को। नेक्स्ट एग्जांपल इज अबाउट, इसमें ना एक दो एग्जांपल्स हैं, उसको खुद देखने की कोशिश कीजिएगा। वेक्टर स्पेस में जो है, जो मैंने नहीं करवाई है वो खुद देख लीजिएगा। मैं पीडीएफ तो मोस्ट प्रोबेबली आज ही अपलोड कर दूंगी इसकी। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन, चलें कौन बताएगा व्हाट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन? जी, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा में? यस मैम, पढ़ा तो है। ओके, सो व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन? मैम ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो होती है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं मैम। उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे होते हो, ठीक है। ओके, लेट्स, ठीक है, अब लेट्स गो टू द डेफिनेशन। अब लेट्स एस बी अ वेक्टर स्पेस। अब हमें जो है ना, अच्छा, वेक्टर स्पेस ओवर आर का क्या मतलब है कि जो स्केलर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, और वेक्टर स्पेस कैन बी एनीथिंग, ठीक है, कि ओवर आर जो है वो हम ये कह रहे हैं कि फील्ड जो हम यूज कर रहे हैं या स्केलर्स यूज कर रहे हैं वो रियल नंबर्स हैं, और वेक्टर स्पेस तो फिर हम ज़ाहिर डिपेंड करेगा कि हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं। डेफिनेशन क्या है? लेट एस बी अ वेक्टर स्पेस ओवर आर एंड लेट टी बी अ सब स्पेस ऑफ S. यानी now we are taking only those subset which are already subspaces. अब हम ये नहीं कह रहे कि हम चेक करेंगे, पहले हम जो ले रहे होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए we know के these are the subspaces, ठीक है। और इसमें इनफाइनाइट नंबर भी एलिमेंट भी हो सकते हैं और फाइनाइट भी हो सकते हैं। वी विल सी कि इनफाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस जो है वो किस केसेस में हो रहे होते हैं। नाउ अ पॉइंट x belonging to S is said to be a linear combinations of points in T if there is a finite sets of points P1 to Pm in T and finite sets of scalar in R such that S can be written like this, ठीक है। अच्छा, ये डेफिनेशन आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिससे जो है ना वो आपको ये फौरन समझ में आ जाएगा कि व्हाट डज इट मीन बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो वेक्टर स्पेस है दैट इज R क्यूब, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? x जो है वो x1, x2, x3, यानी इस टाइप के जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं उससे मिलके मेरा S बना हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं प्लॉट करती हूँ, 3 डायमेंशनल है, ठीक है, ये x1 डायमेंशन हो जाएगी, मे बी दिस इज x2 डायमेंशन एंड दिस इज x3 डायमेंशन, ठीक है। लेट मी टेक अ सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस। लेट्स सपोज कि मैं T लेती हूँ जो कि इस फॉर्म के वेक्टर्स हैं,
x1, x2 and 0। अब ये हम एग्जांपल हमने पीछे की थी, अगर एक एलिमेंट 0 हो जाता है तो इट इज स्टिल अ सब स्पेस, ठीक है। तो वहां पे यहाँ पे भी यही है कि अब मैंने जो थर्ड वाला था इसको 0 कर दिया, वहां हमने देखा था कि 5 एलिमेंट में से आखिरी 2 0 हो गए थे, तो दैट इज अगेन अ सब स्पेस। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय दिस सब स्पेस? अब देखें, अगर मैं इस फिगर की बात करती हूँ, लेट्स सपोज कि ये फिगर जो है ये एक रूम की 3 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और एंड दिस इज, लेट्स सपोज कि ये जो है ना, ये मेरे पास डायमेंशन जो है वो फ्लोर की डायमेंशंस है, ठीक है। ये जो x1 और x3 जो है ना, जी जी बोलें मैम, in another example, you write x1, x2, x3 and 1 1. इस एग्जांपल में अगर हम 1 1 लिख ले तो मैम ये भी आपने कहा कि ये नॉट सब स्पेस है, नॉट वेक्टर स्पेस है। तो मैम x को तो हम एनी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब 0 भी दे सकते हैं, जी बिल्कुल दे सकते हैं, -1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 ना भी हो, ये जो नीचे दिया है आपने, जी, इसको अगर मैं 1 कर दूं भी, तो फिर ये वेक्टर स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा? ये वेक्टर स्पेस है। अगर 0 ना भी हो तो वेक्टर स्पेस है, क्योंकि x को हम 0 भी दे सकते हैं। ओके जी, कोई और आप पे से जवाब इनका देना चाहेगा? देखें, x को तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको 1 पे फिक्स कर दिया है, इसको फर्ज करें 2 पे या 1 पे या किसी भी चीज पे फिक्स कर दिया है, तो इसको तो मैं 0 नहीं कर सकती ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब मैंने x1, x2, x3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये x1, x2, x3 कैन बी एनी नंबर फ्रॉम रियल सेट, ठीक है। और उनमें से 3 लिए थे तो मेरे पास ये 3 डायमेंशनल स्पेस बन रहा है। लेकिन अगर मैंने थर्ड वाले को फिक्स कर दिया है, थर्ड वाले को जो है वो मैंने ये कहा है कि यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने अब इसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि ये कुछ और नहीं हो सकता 5 के अलावा। तो अब टी में जो वेक्टर्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे? टी के जो वेक्टर्स होंगे ना वो इस टाइप के होंगे। आप 0 x1 और x2 को तो 0 0 कर सकते हैं, लेकिन इसको तो आपने 5 ही लिखना है, बिकॉज अब आपने टी में तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। तो ये तो फिर ये इसका मतलब है कि टी जो है वो 0 से गुजर रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर ये सब स्पेस की नहीं होगा, ठीक है मैम। ठीक है। अगर यहाँ पे 0 है, दैट इज द ओनली वे कि ये सब या तो 0 है या फिर x3 पे कोई कंडीशन नहीं है, जिस तरह यहाँ पर है कि वेक्टर स्पेस इटसेल्फ है। ओके ठीक है। अब फिगर से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज कि ये ना, आप अपने रूम को जहां पे भी आप बैठे हैं, अगर आप उसको अपने जहन में लेकर आते हैं, लेट्स सपोज कि ये फ्लोर है, ये मेरे पास x1 और x2 फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये x3 जो है ना, ये जो छत तक डायमेंशन जा रही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसको लेती हूँ s को, लेट्स सपोज कि ये पूरा s जो है ना वो कमरा है जिसपे आप बैठे हैं, तो इट मीन्स के एस में मेरे पास ये जो पूरे कमरे के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। अगर मैंने इसको 0 कर दिया x3 को, तो इसका क्या मतलब है कि अब मैंने जो छत वाली डायमेंशन थी ना उसको खत्म कर दिया है। तो आई हैव जस्ट दीज 2 डायमेंशंस अवेलेबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोर की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो ये दीवारें थी ना वो खत्म हो गई हैं, अब मैं सिर्फ जमीन की बात कर, तो 0 करने का मतलब है कि इस पॉइंट को सबको खत्म करके समहाउ मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन कि इससे क्या हो रहा है कि अब मेरे पास सब स्पेस जो बन रहा है, दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। हम इसमें ना बार बार क्योंकि आएंगे तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि अब मेरे पास जो है वेक्टर स्पेस जो है दैट इज अ बिग स्पेस, जो कि ये पूरा रूम है। सब स्पेस जो है दिस इज वन स्पेसिफिक part of the this room which is again in itself a vector space, ठीक है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? अब फर्ज करें कि मैं जो है ना, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे मैं डेफिनेशन पे दोबारा अगर आती हूँ, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइंट है x, ठीक है, और लेट्स सपोज कि मैं ना एक वो काम करती हूँ कि x जो है इसको मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग x एज c1
actually let me see कि यहाँ कोई specific example है तो okay let me actually do it with this specific example. ठीक है, अच्छा अब जो है ना इसका मतलब क्या है कि मैं सॉरी कहाँ चली गई वो लीनियर कॉम्बिनेशन, हाँ यहाँ पे थे हम, ठीक है. ओके सो नाउ लेट्स सपोज कि मैं जो हूँ ना अब t को मैंने एक और फर्दर वो कर दिया. अब t में से जो है ना मैंने क्या भी इसमें हमने क्या कहा हुआ है कि अब आप अगर t के कुछ पॉइंट्स को उठा लेते हैं, अब t जो है वो तमाम का तमाम ये तमाम इस तरह के तमाम वेक्टर्स हैं जिनमें से मैंने थ्री डायमेंशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन x1 और x2 डायमेंशन जो है वो हम वेरी कर सकते हैं. अब लेट्स सपोज कि मैं p1 ले लेती हूँ एक वेक्टर फ्रॉम दिस सेट विच इज 1 0 0, यानी मैंने p1 क्या ले लिया है कि जिसमें मेरा x1 जो है वो 1 है और x2 0 है, और p2 मैंने क्या ले लिया है 0 1 एंड 0. अब आप देखें अगेन मैंने ये जो सबसेट था ना, सब स्पेस था, इसके दो वेक्टर्स मैंने उठा लिए, ठीक है. और अब अगर मैं एक पॉइंट को लिखती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ वाला को एक पॉइंट लिखना चाहती हूँ, दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट, सपोज करें कि दिस इज 3 एंड 2 एंड 0 पॉइंट है. इसको मैं इनके कॉम्बिनेशन के तौर पे कैसे लिख सकती हूँ जी, एनी आइडिया? कि मेरे पास देखें हम डेफिनेशन के ऊपर बार बार जाते हैं. हमने एक वेक्टर स्पेस डिफाइन किया S, जो कि एक एग्जांपल है, हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस था. अब हमने क्या किया, अगला स्टेप ये किया कि उसका एक सब स्पेस ले लिया जो कि मेरे पास ये पूरे का पूरा सेट था, ठीक है. अब हमने उस सब स्पेस में से कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए. मैंने अभी फिलहाल सिर्फ ये 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, बिकॉज ये हैं तो देखें इसी सब स्पेस में है ना कि अब ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स वो हैं कि जिसमें एक में मैंने x2 को 0 कर दिया, दूसरे में मैंने x1 को 0 कर दिया, बट हैं तो ये इसी के पॉइंट, और x3 तो है ही 0. अब अगर मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना चाहती हूँ, लेट्स सपोज कि मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है 3 2, तो एंड 3 2 0, तो मैं ये और इसको मैं कह देती हूँ कि दिस इज अ पॉइंट, x नहीं करती बार बार हम x को यूज कर रहे हैं, लेट मी जस्ट कॉल इट पॉइंट z कह देती हूँ इसको, ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे इसको जो है वो z पॉइंट है विच इज एक्चुअली 3 2 0, और बेसिकली 3 2 0 इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ ट्रांसपोज, विच मीन्स के कॉलम में जो है वो 3 2 0 आ रहा है. तो मैं z को कैसे लिख सकती हूँ, z इज एक्चुअली इक्वल टू 3 टाइम्स p1, ठीक है, एग्जैक्टली, एंड प्लस 2 टाइम्स p2, ठीक है. और अगेन मैं बाज़ औक़ात ये भूल जाती हूँ, लेकिन आपको देख के अंदाजा होना चाहिए कि ये वेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं. सो व्हाट वी विल से कि x is a linear combination of p1 and p2. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि आपके पास कुछ वेक्टर्स थे, उससे मिला के जो है आपने कोई और वेक्टर जनरेट कर दिया, एंड यू आर सेइंग कि जी उस वेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्योंकि बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p1 एंड p2. Is it clear? Then 3 to p1 everyone? and 3 p2. Then p1 was a point and p2 was also a point. तो मैम हाँ, ये जो तो point है. यस मैम, मैम ये जी 3 बोले. 2 0 मैम 3 2 0 3 2 0 is a point. 3 2 0 is the actually मैंने इसको ट्रांसपोज के साथ लिखा हुआ है, this is this point. यस मैम 3 2 0 is again a point. This word. देखिए ना, point is actually a vector also ना, point से ही वेक्टर बनाते हैं ना, ठीक है. दिस इज एक्चुअली अ गुड पॉइंट, इसके ऊपर मैं अभी आ रही थी कि देखिए ये जो पॉइंट है ना, बेसिकली अब 3 2 0 का क्या मतलब है कि अब मेरा पॉइंट जो है वो इस एरिया में रहेगा जो x1 और x2 का एरिया है, क्योंकि z वाला तो मैंने 0 कर दिया है, लेकिन उसको 0 लिखना तो जरूरी है ना मुझे, बिकॉज ये स्पेस एक्चुअली तो 3 डायमेंशनल है, ठीक है. एक तो ये चीज, दूसरी चीज ये कि अगर मैं 3 2 0 लिखती हूँ तो ये वेक्टर भी तो बन जाता है ना, बिकॉज आई कैन ऑलवेज प्लॉट दिस थिंग लाइक दिस. ये वेक्टर 0 से अगर मैं करूंगी तो दिस इज वेक्टर z जो कि इन पॉइंट्स के साथ मिलके बना हुआ है, ठीक है. अब व्हाट वी आर सेइंग इज कि इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मुझे ये बताएं कि जो p1 था, जी जी बोलें. Why can we written this p1 with 3 and p2 with 2? इसलिए कि p1 में यहाँ 1 है ना. Yes, p1 में यहाँ 1 है, means p1 is x
and P2 is Y. एक्स और वाई नहीं अभी फिलहाल जो है हम यू आर राइट, जो आप बात कर रही है ना, यू आर राइट कि जो आप वो कर रही हैं, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 2 वेक्टर्स हैं और इनसे मैंने z जनरेट करना है। तो आई नो कि मैं जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पहला 3 मिल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो दूसरा मिल जाएगा, एंड दिस विल गिव मी z। अब आप जो बात कर रही है ना उसके ऊपर हम आते हैं कि अगर मैं कहती हूँ आपको कि मुझे इस P1 जो है ना वो प्लॉट करके दिखाएं इसके ऊपर, जो 3 डायमेंशनल मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो ये P1 कहाँ पे प्लॉट होगा? पॉइंट जो होगा इट विल बी हियर, एक्स एक्सिस पे जो होगा ना कहीं पर, जो है ये वाला P1 है, बिकॉज दिस इज, एंड आई एम अस्यूमिंग कि ये पॉइंट 1 है, ठीक है। वेयर इज P2? P2 विल बी समवेयर हियर, y एक्सिस के ऊपर जो है, ठीक है। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि मेरे पास जो ये z है, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर ऑन x एक्सिस एंड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनदर वेक्टर व्हिच इज ऑन y एक्सिस, एंड बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स वर इनसाइड दिस सब स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि मैं जो है इस अब मैं फर्ज करें कि यहाँ पे कोई और वेक्टर कर देती हूँ कि अब मैं ना इसको स्पेसिफाई नहीं कर रही, लेट मी से कि मैं ये कह देती हूँ कि जी यहाँ पे कोई भी वेक्टर, जी बोलें मैम। ये जी तो हमने जनरेट करना था ना, तो ये जी आपने कैसे लिया 320? मैंने नहीं लिया, मैं तो एक एग्जांपल ले रही हूँ, यही मैं आपको कह रही हूँ ना कि लेट्स सपोज कि अब हम ना एक जेनेरिक ले लेते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर y है ना, ये जो z है, वेक्टर z y के बजाय मैं z कह देती हूँ। लेट्स सपोज कि z जो है ना मेरे पास, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू सम a सम b एंड 0, ये ठीक है। यहाँ का कोई भी वेक्टर है, इस पोर्शन का कोई भी वेक्टर है, ठीक है। और एक्चुअली सिर्फ इस पोर्शन का नहीं है, एक याद रखें ये बात, मैं फिलहाल से पॉजिटिव एक्सिस मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मतलब वो तीनों, यानी अगर हम ओरिजिन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ भी चीज़ जा रही है, यहाँ भी चीज़ जा रही है और इधर भी चीज़ जा रही है। तो बेसिकली जब हम एक डायमेंशन को वो कर रहे हैं ना, मैं अगर इस डायमेंशन को कोलैप्स कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द होल x1 और x2 प्लेन। लेकिन ये कि जी बोलें मैं ये हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि Z is the linear combination of P1 and P2। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं, ठीक है। और हाँ, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली मेरे पास जितने भी इस फॉर्म के वेक्टर्स होंगे ना, A, B एंड 0 फॉर्म के, यानी जितने भी वेक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो मैं इन P1 और P2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिख सकती हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? लीनियर कॉम्बिनेशन इज जस्ट सेइंग कि आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, उनको आप स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो आपको एक और वेक्टर मिल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नया वेक्टर मिला है वो उन दोनों के नहीं, दे कैन बी m, मतलब जिस तरह से यहाँ के m वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको मिल गया है, दैट्स इट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि व्हाट विल बी द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर्स which will be formed by the linear combination of these two vectors। देखें, अब P1 और P2 ना मैंने सेम रखा हुआ है, ये P1 और P2 ना सेम है मेरे पास, जो है वो P1 जो है, इसको थोड़ी सी जगह खाली करती हूँ सो दैट आप लोगों को, जी P1 जो है वो मेरे पास 1 0 0 है और P2 जो है वो 0 1 0। मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलें। मैम अगर हम पॉइंट ऐसा लेते हैं जो इस सब स्पेस T वाली सब स्पेस से बाहर आता है, जिसमें Z हमारा x3 का भी पॉइंट आता है, वो भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? T3 को 0 0 लें, नहीं, वो इस सबसेट के लीनियर कॉम्बिनेशन पे नहीं होगा ना, वो किसी और के तो हो सकता है, लेकिन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ना, ठीक है। अब ये देखें ना, हमने ये कहा है कि ये पूरे का पूरा सब, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं T को डिफाइन ही ये कर देती, T में ये ले लेती, लेट्स सपोज कि T में ले लेती 0 x2 एंड x3, तो अब इसका क्या मतलब है? इट इज अगेन अ सब स्पेस, लेकिन ये वाली सब स्पेस नहीं है जो कि जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने x1 को खत्म कर दिया, 2 और 3 को रखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो हम बात करेंगे ना लीनियर कॉम्बिनेशन की, जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ये चीज मैटर कर रही है कि वेक्टर स्पेस क्या है, और ये चीज भी मैटर कर रही है कि सब स्पेस क्या है। जो सब स्पेस आपने डिफाइन किया हुआ है उसके वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। उसके अलावा और भी सब स्पेसेस हो सकते हैं। मैंने अभी ये देखिए, हमने ये तो नहीं कहा, देखिए दिस इज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास एक बड़ा सेट है और मैं आपको कहती हूँ कि मुझे इसका सबसेट दें, तो उसका एक ही सबसेट तो नहीं बनेगा ना, उसके कई सबसेट्स हो सकते हैं।
अब उन सबसेट्स में से हर सबसेट में अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं, तो द थिंग इज कि अब हम किस सबसेट की बात कर रहे हैं, चीज इस पर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं तो इट डिपेंड्स कि आप किस सब स्पेस की बात कर रहे हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और आगे अगेन आगे थोड़े से हम और एग्जांपल करेंगे, ये चीज और क्लियर हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि मेरे पास यही सब स्पेस है, ये 2 वेक्टर्स हैं, अब इन 2 वेक्टर्स के तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस हम लेते हैं, तो आपके ख्याल में यहाँ पे कौन सा रीजन बन रहा होगा इस फिगर की अगर बात करती हूँ मैं तो? मैम x3 0 है या x3 की भी कोई x3 वैल्यू है? 0 है, x3 0 है, हम उसी की बात कर रहे हैं, x3 0 है, इसकी नहीं बात कर रहे हम, ठीक है जी जी। x1 और x2 प्लेन बन रहा होगा, ठीक है, राइट एवरीवन? सो इट and that would be called span of p1 and p2, ठीक है। सो मतलब एक डेफिनेशन हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की, दूसरी डेफिनेशन जो हम अब कर रहे हैं वो है स्पैन, एंड द स्पैन ऑफ टी इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी। यानी अगर आप जो भी वेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, उन वेक्टर्स के जितने भी आपने, अगर फर्स्ट करें कि टी के सारे वेक्टर, अभी तो मैंने टी में से कुछ और सब स्पेस लेके ना, सब वेक्टर्स लेके जो है वो डिफाइन किया हुआ, या आप ये कह सकते हैं कि मैंने टी को डिफाइन ही सिर्फ ये 2 वेक्टर्स किए हैं, ठीक है। तो जो भी आपने लीनियर कॉम्बिनेशन जिन भी वेक्टर्स का आप ले रहे हैं ना, उनके तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस को जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट। ओके, इज इट क्लियर? डेफिनेशन है अगेन। अब यहाँ से जो है वो तो इनफाइनाइट है, तो इसको हम नहीं, तो नहीं इनफाइनाइट तो है, लेकिन 2 डायमेंशनल में इनफाइनाइट है ना, बेशक है इनफाइनाइट। फिलहाल तो इस केस में आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन x1 और x2 का होल x1 x2 प्लेन है, राइट? बिकॉज दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड इट, विच इज ओके। ये जो मतलब हम अभी फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर कॉम्बिनेशन इज जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स इन दिस फॉर्म फ्रॉम अ सब स्पेस। अगर आप वेक्टर्स ले रहे हैं तो इस फॉर्म का कॉम्बिनेशन जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन कहने आता है, और इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबको अगर आप एक जगह इकट्ठा कर लें तो वो स्पैन बना रहे होते हैं, ठीक है। दैट इज जस्ट द डेफिनेशन। अब इसके बाद हम लेट्स जस्ट डू सम एग्जांपल्स, ठीक है। अब आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगेन ये एग्जांपल जो है दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अभी पिछले वाली एग्जांपल मैंने जो दी थी वो ऐसी थी जो कि आप पहले भी करते हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस को पता है। अब हम क्या कह रहे हैं अगेन जो इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं कि बट वी आर सेइंग कि इसके वेक्टर्स जो हैं वो सिर्फ नंबर्स नहीं है, या ये कि सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉलिनोमियल्स भी जो है दे आर आल्सो वेक्टर्स। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अब हमारे पास जो सेट है, सेट क्या है? S इज द कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन R, यानी रियल आपके पास जो डोमेन के कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, और रियल नंबर्स पे। और हमने जो डिफाइन किया, अभी हमने पीछे भी देखा था कि जो आपके पास कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं दे आर एक्चुअली पॉलिनोमियल्स। अब हमने क्या किया है कि इनमें से 3 पॉलिनोमियल्स ले लिए हैं एज अ सबसेट, P1 P2 एंड P3, जिसको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया 1t एंड t स्क्वायर से, ठीक है। और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हमने अभी जो डेफिनेशन देखी है उसके हिसाब से वी नो C1 P1 C2 P2 C3 P3 हो जाएगा। और यहां से मुझे क्या नजर आ रहा है, दिस इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, ये जनरेट कर रहे हैं ना। सॉरी, तो इसका मतलब है कि इसका जो स्पैन हो जाएगा that is actually the all polynomials of degree 3, ठीक है। this is a linear combination for one vector। अगर आप C1 C2 C3 को एक वैल्यू फिक्स कर देंगे तो आपको एक लीनियर कॉम्बिनेशन का मिलेगा, कोई और सेट ऑफ वैल्यूज लेंगे तो दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा। जब आप उन तमाम लीनियर कॉम्बिनेशंस को एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो वो स्पैन बन जाएगा, ठीक है। अब माय क्वेश्चन इज कि लेट्स सपोज कि मैं इसमें ना एक और वेक्टर ऐड कर देती हूँ, मैं एक और ये जो 3 लिए थे ना मैंने वेक्टर्स जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन में थी, अब मैंने एक चौथा भी ऐड कर दिया t² - 1, ओके। और अब मैं कह रही हूं कि जो x ऑफ t है दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 4, मतलब अब मैं ये कह रही हूं कि x ऑफ t इज C1 P1t प्लस C2 P2t प्लस C3 P3t
प्लस C4 P4T, ठीक है। और इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, C1 प्लस C2T प्लस C3T स्क्वायर प्लस C4 टाइम्स T स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसको फर्दर मैं सॉल्व करूँ तो C1 प्लस C2T प्लस एक्चुअली एक मिनट, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो सॉरी इट विल बी, मैं इसको लिख सकती हूँ C1 माइनस C4, कांस्टेंट वाली मैंने टर्म साथ कर दी हैं, प्लस C2T प्लस C3 प्लस C4 टाइम्स T स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से T स्क्वायर वाली चार्ट कर दी है और कांस्टेंट साथ कर। अब देखें अगेन दिस थिंग इज अगेन अ कांस्टेंट which can be actually I can write it at some C5 and this is again a constant C6। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास अगेन उसी तरह की चीज आ गई जिस तरह की यहाँ पे मौजूद थी, सॉरी किधर गई है ये वाले जो है, कि अब मेरे पास या व्हाट आर वी सेइंग कि मेरे पास जो है मैंने T4 को ऐड जरूर किया था लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन T4 ने एक्चुअली कोई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं की। अगर मैं पहले 3 डिग्रीज के और डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल्स को ले रही थी तो अभी भी मेरे पास डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स मिल रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन, और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज यू कैन सी कि मेरे पास जो P4 है बेसिकली दिस इज एक्चुअली P4T जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू P3T minus 1। सही, everyone agree with that? ठीक है, तो हमने क्या कहा है कि हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन से एक पूरा स्पैन बन गया ये वाला। अब हम ये कह रहे हैं कि फर्ज करें कि मैं उस 3 के बजाय 4 का लीनियर कॉम्बिनेशन करती हूँ तो क्या वो मेरे पास इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो आई हैव कंक्लूडेड कि नहीं कर रहा, बिकॉज पहले भी डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल्स हो रहे थे, अभी भी डिग्री 2 तक के हो रहे हैं। Now I am trying to find out कि why is it happening like this, और वहां से मुझे पता चल रहा है कि ये इसलिए हो रहा है because one of जो मैंने अभी नया ऐड किया है this is actually dependent upon one of the previous ones। और यहाँ से जो आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस का, कि अगर आपके पास ये जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि P4 की जरूरत ही नहीं है मुझे, P3 तक से जो है वो सेम जो सेट P3 सक्सेस हो रहा था वही P4 से भी हो रहा है, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज P4 कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ P3, और व्हाट वी कैन से इज के P4 जो है ना एक्चुअली P3 नहीं है खाली, ये मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज एक्चुअली रिटर्न इन टर्म्स ऑफ P3 एंड P1। देखें P4 is actually P3T minus P1T. So it means कि P4 itself is a linear combination of P3 and P1, which means कि हमारे पास जो वेक्टर्स ले रहे हैं जिससे आप linear combinations generate कर रहे हैं, अगर उनकी आपस में डिपेंडेंसीज हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ज्यादा वेक्टर्स आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन या ज्यादा बड़ा स्पैन जनरेट करके दे रहे होंगे। और यहाँ से जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है। ओके, ये वाली जो एग्जांपल है मेरा ख्याल है ये वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सो लेट अस जस्ट स्किप दिस थिंग। हाँ, ये वही हमने जो अभी की हुई है मैम। इसमें मैम हम स्पैन जो कहेंगे वो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री टी कहेंगे। नहीं, 2 ना, 2 तक जा रहा है ना, T स्क्वायर तक जा रहा है ना। डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का, जो पावर होती है, तो डिग्री 2 तक जा रहा है सारे, इसमें भी 2 तक जा रहा है, अगले में भी 2 तक जा रहा है, क्योंकि चेंज तो सिर्फ कांस्टेंट हो रहा है ना। तो कांस्टेंट तो इसका मतलब है कि कांस्टेंट जो है वो तो हम पूरे R में से ले रहे हैं, तो जो C5 और C6 हैं वो तो कहीं ना कहीं पहले से भी आ रहे होंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि लीनियर कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वेक्टर्स जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन बढ़ा रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहे होते, कि अगर आप ज्यादा वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो हमेशा आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। वो मैटर सिर्फ उस वक्त कर रहे होते हैं जब उनमें से कोई भी जो है वो दूसरे की फॉर्म में लिखा ना जा सकता हो, ठीक है। और इससे जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंस की हाँ देखें ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है ना मैंने, दैट इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स के सो व्हाट वी आर सेइंग इज के सो ये वाली जो एग्जांपल है, तो यहाँ से मैंने जो हमने यहाँ पे पीछे लिखा था कि बिकॉज P4T is P3T
minus P1T. ठीक है, so what I am saying is कि P4T is a linear combination of P3 and P1 and I will call कि these are linearly dependent vectors. क्योंकि अभी देखिए मैंने P4 को अगर P3 के फॉर्म में लिखा है और P3 और P1, तो एक और तरीका इसको लिखने का ये भी तो हो सकता है ना, P3 is equal to P4 plus P1, ठीक है, या P1 is equal to P3 minus P4. The thing is कि they are dependent on each other. अगर आप कोई एक लेना चाहते हैं तो बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आपको वो मिल जाता है, ठीक है. सो इन दैट केस व्हाट वी आर सेइंग इज कि इंफॉर्मेशन आपकी कोई ऐड नहीं हो रही है एंड दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो यहाँ से हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, बस यहाँ पे मैं रोक दूंगी कि लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, जो जिसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ना, दे शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, तब वो आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देंगे. क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट से क्या हो रहा होगा कि इट इज काइंड ऑफ एडिंग, यू आर एडिंग द कंप्यूटेशन, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको उतनी ही मिल रही है, ठीक है. तो अब हम लीनियरली डिपेंडेंस को डिफाइन करेंगे, और लीनियर डिपेंडेंस को हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि लेट एस बी द वेक्टर स्पेस एंड देन वी हैव अ सब स्पेस एंड देन द सेट T is linearly independent if for each finite non-empty set of T, the only set of scalars satisfying this thing is 0. Okay, let me just उसी एग्जांपल से मैं इसको प्रूव थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम अगली दफ़ा दोबारा यहाँ से शुरू करेंगे. आपका जो क्विज होगा वो इससे पहले वाला जो लीनियर इंडिपेंडेंस से पहले हमने किया है, बस तो वो इंक्लूडेड होगा, इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँगी. लेकिन लेट मी जस्ट से कि ये जो डेफिनेशन है ना, इसका मतलब क्या बन रहा है कि अब मैंने पीछे क्या देखा था, हमने देखा था P4T was equal to P3T minus P1T, ठीक है, विच मीन्स कि मैंने क्या कहा है, अगर मैं इसको लिखती हूँ ना C1, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 टाइम्स P3T, कोफिशिएंट क्या है इसका 1 होगा ना, और प्लस माइनस 1 टाइम P1T, ठीक है. तो इसका क्या मतलब है कि अब जो कोफिशिएंट जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या इन अदर वर्ड्स, अच्छा एक और चीज़ मैं लिख सकती हूँ, वो मैं क्या लिख सकती हूँ, P4T प्लस माइनस P3T प्लस P1T इक्वल टू 0. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि, और इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, अगर मैं इसका कोफिशिएंट आपसे मांगती हूँ तो क्या हो जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट मैं किसको कह रही हूँ, जो मल्टीप्लायर्स है, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है. तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपके पास डिपेंडेंस है ना, तो उस केस में ये जो इक्वेशन बनती है C1 P1 प्लस C2 P2 प्लस C3 P3 से लेकर जितने भी कॉम्बिनेशन वाली, इसके 0 होने में आपको नॉन जीरो C's के साथ 0 मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको C2 C1 C2 और C3 ले लेती हूँ, तो वी कैन से कि ये तमाम के तमाम नॉन जीरोज हैं और हमें जो है वो इक्वेशन जो है वो इक्वल टू 0 मिल रही है. अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का 0 होना पॉसिबल सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है, यानी इक्वेशन सिर्फ उस केस में पॉसिबल होगी, 0 होगी, जब ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू जीरोस. या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज, अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ P1T P2T, ठीक है. P1T क्या था, याद है किसी को, पीछे से हमने जो किया था P1T क्या था, 100 नहीं, P1T was 1, ठीक है, P2T was T and P3T was 0, ठीक है, सॉरी T स्क्वायर, हाँ सॉरी, ठीक है, T स्क्वायर. तो अब अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि ओके T स्क्वायर, अब मैं आपको ये कहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे लेट मी राइट इट हियर, आई वांट कि आप मुझे ऐसे C1 C2 C3 दें कि मेरे पास C1 P1T प्लस C2 P2T प्लस C3 P3T 0 हो जाए. अब मुझे बताएं कि कौन सा C1 C2 और C3 होगा जिसके लिए 0 हो सकता है, ठीक है, जबकि मेरे पास P1 P2 ये हैं.
यानी व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि ये जो C1 है प्लस C2T है और प्लस C3T स्क्वायर है, इसको मैंने 0 करना है। ओनली पॉसिबिलिटी देखें, मैं C कुछ भी रख लेती हूँ, मैं इस 1 से लेकर इसको 1000 तक कर लूँ, ये इसमें से किसी दूसरी टर्म को कैंसिल नहीं कर सकता, राइट? सिमिलरली सिवाय इसके कि मैं इन तमाम को जीरोस कर दूं, जब मैं इसको तमाम को जीरोस करूंगी, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि मेरे पास इसका सम 0 आ रहा हो। नो मैटर मैं सीज को हजारों में ले लूं, मिलियंस में ले लूं, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं हो रहे होंगे बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये टी और टी स्क्वायर्स जो हैं ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। सो ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दिस टू बी ट्रू इज कि ये तमाम 0 हो, और इस केस में हम ये कहेंगे कि दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन जो ये वाला केस हमने देखा है, इस केस में वी हैव सीन कि दे आर 0 फॉर नॉन जीरो सीज आल्सो, तो उस केस में हम कहेंगे कि दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। एंड दीज आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बहुत ज़्यादा जो हम आगे यूज़ कर रहे होंगे डिफरेंट जगहों पर, लेकिन खैर इसको फिर ज़ाहिर हम आगे वाली क्लास में जो है, अगली क्लास में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, और मैं इसको इसमें सॉरी लीनियर कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड नहीं है कोई इसमें? लीनियर कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है, लीनियर इंडिपेंडेंस इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन पे तो हमें टाइम काफ़ी लगा रही है ना, इंडिपेंडेंस की मैं 1-2 एग्जांपल्स करवाना चाहूँगी, ठीक है? ओके जी, चलें, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड देन लेट मी टेक योर अटेंडेंस।